अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। एक एक करके पाकिस्तानी अवाम की सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। वर्ल्ड T20 के अहम मार्के में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त। पाकिस्तान T20 टूर्नामेंट से बाहर बदतरीन कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन है, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे क्रिकेटर जो आप सभी उनको वापस देखना चाहते हैं, यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। मगर पहले देखते हैं कि अवाम का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है, अवाम इस शिकस्त को कैसे देख रही है। जी मनीज़, ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 में सफ़र तमाम हो गया है। पाकिस्तान अब वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल तक रसाई की जो उम्मीदें थी वो दम तोड़ गई हैं। यहाँ पर शायकीन में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है और वो अपनी टीम को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि पहले बॉलर्स कहते थे कि बड़ी स्ट्रेंथ है और वो भी नाकाम रहे, उन्होंने आज 193 रन करा दिए। और जिस तरह बल्लेबाज हर मैच में नाकामी का मुंह देखते हैं, इस मैच में भी वो बुरी तरह फ्लॉप हुए और पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग का जो है वो कली खुलकर रह गई है। इस हवाले से शायकीन में जो गम और गुस्से की लहर दौड़ी है, उनसे पूछते हैं कि इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान की टीम को आप किस नज़र से देखते हैं। जी क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, न्यूजीलैंड से भी हार गए और ऑलमोस्ट तमाम तगड़ी टीमों से हारे हैं, क्या कहेंगे? सर, जो रिज़ल्ट है वो अनयूजुअल नहीं है। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि एज़ यूजुअल जैसे कि पाकिस्तान हमेशा करता है बड़े इवेंट्स में, तो वही हुआ है। रिज़ल्ट वही सेम रहा है जिसकी एक्सपेक्टेशंस थी। और जहाँ तक बात करेंगे टीम के अलाइनमेंट की, बिल्कुल अलाइनमेंट नहीं थी। आपको पता है बिल्कुल भी कोई भी डिपार्टमेंट टीम का जम के नहीं खेला, ना बॉलिंग अच्छी हुई, ना बैटिंग अच्छी हुई, ना फील्डिंग अच्छी हुई। बाकायदा आप देखें कोई टीम के अंदर कोई प्रॉपर प्लानिंग आपको नज़र नहीं आई। जिस तरह का खेल पाकिस्तान ने पेश किया, कोई भी आपको पता है कमज़ोर से कमज़ोर टीम ऐसा खेल पेश कर सकती है। जी आप क्या कहेंगे? क्या टीम को आप किस नजर से देखते हैं? टीम ने बुरी कारकर्दगी दिखाई है। देखिए जी, पूरे वर्ल्ड कप में टीम ने मायूस किया हमें। कोई मैच आप उठा के देख ले पूरे वर्ल्ड कप का, ये नहीं कि हम बांग्लादेश से जीते हैं, वो भी कोई खास कारकर्दगी नहीं थी कि बांग्लादेश से बड़ी अच्छी फाइट की, लेकिन हमें अपनी टीम से बड़ी मायूसी हुई। इस तरह तो क्लब लीग की टीमें खेलती हैं जिस तरह पाकिस्तानी टीम खेल रही है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि जिस तरह इन लोगों ने हॉकी का खाना खराब किया है, बराए मेहरबानी क्रिकेट को बचाएं, क्योंकि इसी से हमारा पाकिस्तान पहचाना जा रहा है। क्रिकेट से दुनिया में जानते हैं लोग, ये स्टार प्लेयर हैं, इस यहीं से बने हैं, यहीं से निकलेंगे। अगर क्रिकेट भी खत्म हो गई तो पाकिस्तान, आपको पता है कि कोई बंदा जानता नहीं है, बाकी कोई खेल चल ही नहीं रहा। इससे मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि प्लीज काइंडली ये 20-20 साल पुराने बंदे जो बैठाए हुए हैं, जिनको अली बे का नहीं पता क्रिकेट का, ये नजम सेठी साहब देख ले, इनको ये नहीं पता, ये सिर्फ जियो पे बैठ के फिरकियां कमा सकते हैं, इनको ये नहीं पता कि बॉलिंग कैसे करनी है, बैटिंग कैसे करनी है। काइंडली इनको फारग किया जाए और कोई अच्छे प्लेयर जैसे पाकिस्तान के मियां दाद साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ है, इज़माम है, वो बाहर मुल्कों में जाके परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टीमें बना रहे हैं। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस आपके सामने है, इसीलिए कि इनको कोई चांस दें कि पाकिस्तानी टीम कोई परफॉर्मेंस दे सके। मेरी हुकूमत से बड़ी जी हुकूमत से इन्होंने अपील कर दी है, आप क्या कहेंगे? बल्लेबाज फिर नाकाम और बॉलर्स भी इस दफा। हमारी क्रिकेट टीम जो है हर दफ़ा हमें इसी मायूसी का सामना करवाती है और मेरा भी हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस मैनेजमेंट को टोटली को चेंज कर दिया जाए ताकि इन्हें कोई अच्छा रिस्पांस मिले हमारी आवाम को। अफरीदी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि अब पाकिस्तान पर अपनी सरजमीन पर रिटायरमेंट देंगे। आप क्या समझते हैं और किन खिलाड़ियों को आप समझते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर सके? शाहिदान अफरीदी ऑब्वियसली स्टार थे, लेकिन स्टार वही रहता है जो परफॉर्मेंस अच्छी देता है। अगर ऑब्वियसली परफॉर्मेंस नहीं देगा, स्टार नहीं रहेगा। और पाकिस्तानी टीम के लिहाज से ये करेंगे। अकील अहमद साहब, सॉरी आपको मुझे कट शॉर्ट करना पड़ रहा है, मगर सख्त रद्द अमल लाहौर से आ रहा है। इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन करें सहेब अलवी साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और आप जियो न्यूज के प्रोग्राम क्रिकेट के बादशाह के मेजबान भी हैं। यासिर हमीद साहब, आपसे पहले शुरू करते हैं, जो कि आप इन सबके साथ खेले हुए हैं, क्रिकेट को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आप कैसे देखते हैं, जिस तरह के हमारे वहां पे जो क्रिकेट फैंस है कह रहे थे, आप परफॉर्मेंस जो खराब रही है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मैनेजमेंट है, क्या टीम है, क्या कैप्टन है? देखें, एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। जब टीमें जीतती हैं तो एक कलेक्टिव एफर्ट से जीतती हैं और मेरे ख्याल से कुछ इसमें जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जब ऐसा टाइम आए। मतलब पाकिस्तान टीम हमेशा जब भी हारती है तो पता नहीं लगता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ।
बातें गोल हो जाती तो हैं। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? देखें जिम्मेदार कौन होते हैं, टीम कौन चला रहे होते हैं, आपके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो चला रहे होते हैं, उनको मतलब दे हैव टू एटलीस्ट कम अप और दे शुड फेस द नेशन और सारा कुछ बताना चाहिए। जहाँ तक क्रिकेट की टेक्निकलिटी की बात है, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान टीम जब जीतती है तो सारा कुछ सही होता है, जब हारती है तो बहुत सारी चीजें बाहर आना शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल से दिस इज नॉट ट्रू। बीइंग अ क्रिकेटर तो ग्रुपिंग की जो बात होती है, शाहिद अफरीदी साहब ने कहा जी ग्रुपिंग हो रही है, तो ग्रुपिंग नहीं हो रही इस वक्त, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इन लड़कों के साथ खेले हुए हैं? देखें मैं खेला हूँ और हमेशा से जो है ये चीज़ें हमेशा पाकिस्तान टीम का हिस्सा रही हैं। ग्रुपिंग हो के भी पाकिस्तान टीम जीती है, जिस तरह शोएब मलिक ने कल बोला है कि यार हम 2009 में 6 लड़के एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे जी। तो पाकिस्तान टीम जीतती भी रही है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये नेगेटिव चीजें ये तो फिर निकलेंगी जब पाकिस्तान टीम हारेगी। ऑब्वियसली जब एक लड़का है वो आई अंडरस्टैंड। सोहेब अलवी साहब, आप शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी को कैसे देखते हैं? बहुत सारे मुतालबे आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए, फिर शाहिद अफरीदी साहब ने रिटायरमेंट की बात की थी, फिर वापस ले ली, क्या उनको कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, इट्स आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल शाहिद आफरीदी ने जो रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी, ही शुड स्टिक टू इट, बिकॉज उनका वक्त आ गया है, बिकॉज जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं पिछले 1-1.5 साल में वो भी गिरी हैं। लेकिन मैं सिर्फ आगे बढ़ के कहना चाहूंगा, जो आपके दूसरे लोग भी कह रहे हैं, देखिए ग्रुपिंग जो होती है ना, दुनिया की जो सबसे सक्सेसफुल कंपनीज हैं जो 200 कंट्रीज में भी काम करती हैं, वहां भी ग्रुपिंग होती है। ये इंसानी एक फितरत है, क्योंकि सम पीपल थिंक अलाइक, उसको मैनेज करना होता है। तो बेसिकली द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान क्रिकेट एंड ऑल आवर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस इज कि ग्रुपिंग को मैनेज नहीं किया जाता है, बल्कि और चिंगारियां लगाई जाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 2010 के दौरे में जब मोहम्मद यूसुफ कप्तान थे, तो इंतखाब आलम साहब जाके मोहम्मद यूसुफ से कह रहे थे कि शोएब मलिक से बच के रहना, ही इज लाइक अ टर्माइट, ये काटेगा और ये प्लेयर की ग्रुपिंग करेगा। तो ऑलरेडी आप एक कप्तान के कान में एक मैनेजर एक बात डाल रहा है, वहीं से ग्रुपिंग शुरू होती, तो ये ग्रुपिंग मैनेज नहीं हो रही है, ये तो और बढ़ाई जा रही है। तो यानी कि क्रिकेट के अंदर भी सियासत हो रही है। इमरान खान के अंडर भी देयर वाज अ ग्रुपिंग, जावेद मियादाद के अंडर भी ग्रुपिंग थी, बट ये ऐसे लीडर्स थे कि ये सबको साथ लेके चलते थे, सबको आपस में करवाते थे, परफॉर्मेंस करवाते थे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आपके पास टॉप में एक ऐसा आदमी होगा, पीसीबी चेयरमैन, जिसने 40-45 साल फॉरेन सर्विस में काम किया है, जो ब्यूरोक्रेसी का आदी है, जहां पे यस सर होता रहता है सारा वक्त, और जो बात नहीं मानता है उसको ओएसडी बना दिया जाता है, जब वो वही अपना तजुर्बा लेके एक ऐसी जगह आएंगे जहां पे ईगोस बहुत बड़े होते हैं स्पोर्ट्समैन के जी, वहां पे तो प्रॉब्लम तो होगी। अच्छा सोहेब अलवी साहब, लेट मी आस्क यू टफ क्वेश्चन। यासिर, मैं आपसे नहीं कर सकती क्योंकि आपने उम्मीद लगाई हुई है कि आप वापस खेलेंगे, इसलिए आपसे शायद ये मुनासिब नहीं होगा सवाल करना, मगर ये बताइए कि कौन से ऐसे अब खिलाड़ियां हैं, क्रिकेटर्स हैं, जिनको खुदाफिज कह देना चाहिए टीम के अंदर? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त ये जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है ये यूजलेस है। आपको बेसिकली सारे क्रिकेटर्स को ये बताना चाहिए कि आपके अगले 6 महीने के ये टारगेट्स हैं, राइट? जो वो टारगेट्स पूरे नहीं करे उनको हटा दें। अगर आप आज मुझसे पूछें तो आपकी टेस्ट टीम बिल्कुल सेटल्ड है, उसको ना टच करें। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वनडे क्रिकेट, आपको जो इमीडिएटली लोगों को बिठाना है, आपको अहमद शहजाद को बिठाना चाहिए, आपको शोएब मलिक को बिठा देना चाहिए वनडे से भी, और इनको बेशक 1 साल दें कि गो बैक एंड परफॉर्म। जो आदमी क्रंच मैचेस में परफॉर्म नहीं करता जी, वहां पे लाख तजुर्बा उसकी जेब में हो, कोई फायदेमंद नहीं है। तो ना शोएब मलिक ने क्रंच मैचेस में परफॉर्म किया है, ना अहमद शहजाद ने किया है। सोहेब अलवी साहब, इस वक्त आई हेट टू कट यू शॉर्ट, मगर इस वक्त हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, यासिर साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, क्रिकेटर हैं, जरूर उनके लिए भी कोई सवाल होगा। जी, गो अहेड विद योर क्वेश्चन। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि उमर अकमल और अहमद शहजाद को हम बार बार टीम में ले आते हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं करते। हम हमेशा ये कहते हैं कि वो टैलेंटेड हैं, लेकिन वो अपना टैलेंट कब शो करेंगे और कब वो परफॉर्म करेंगे, जैसे इंडिया में विराट कोहली परफॉर्म कर रहा है। ठीक, आप वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, उमर अकमल के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि पीएसएल में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उस वक्त उसकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही थी जी। लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत अच्छा वो खेला, वहाँ से उसको चाहिए था वो अपनी फॉर्म को कैरी करता। तो फॉर्म कैरी करने के लिए अपने आप को एवेल्युएट करना पड़ता है।
ठीक है, डे बाय डे एवरी टाइम आपको अपनी गलती पे नज़र रखनी पड़ती है, कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पे मैं ठीक हूँ, ठीक है। फिर वो बांग्लादेश के वहाँ पे नो डाउट कंडीशंस थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन ही हैड टू कॉप इट क्योंकि ही इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, ही इज़ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। फिर वहाँ से वो गया इंडिया में भी हमने देखा कि कुछ मैचेस में वो चला, कुछ में नहीं चला। देखिए, आप अगर देखते हैं, अगर आप कोहली की बात करते हैं, आप रोहित शर्मा की बात करते हैं, दे आर वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। आपका नाम तभी बनेगा, बड़ा नाम तभी बनता है जब आप कंसिस्टेंट रहे। मगर ये बताइए कि जिस तरह सोहेब अलवी साहब ने कहा कि आप उन लोगों को वही काम करने दें जिनका उनको तजुर्बा है। आप एज ए क्रिकेटर जब आप खेलते हैं, आपको लगता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है शायद आपकी बात को नहीं समझ रही, चूंकि वो खेल को नहीं जानती? डेफिनेटली। देखें, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत रहा है ना कि मैं जिस तरह टीम से बाहर होके, अगर मैं तीन टेस्ट मैचों में मैंने परफॉर्म नहीं किया, मैं वापस आया, मैंने डोमेस्टिक में 300 की इनिंग खेली, ठीक है। उस वक्त मुझे किसी ने नहीं समझा कि यार ठीक है, अगर एक बंदा है उसने कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल में परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, डोमेस्टिक में गया है, किसी ने नहीं चेक किया कि यार इसने 300 किया है। और उस वक्त के रिसेंट हमारे कैप्टन यूनुस खान हमारे कैप्टन थे, कैप्टन नहीं थे लेकिन सीनियर प्लेयर थे, शोएब मलिक कैप्टन थे, 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे गलती मेरे साथ ज्यादती हुई, यहाँ पे मेरे कैरियर से गलती हुई, मैंने प्रूव किया अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया मैंने इंटरनेशनल लेवल पे। सर, पेशावर से एक कॉल है, पेशावर से कॉल ले लेते हैं जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा ख्याल है उनको आवाज नहीं आ रही। सोहेब अलवी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, जो हो गया सो हो गया, मगर अब हमने देखा है कि मेंस क्रिकेट टीम ने तो परफॉर्म नहीं किया, मगर विमेंस क्रिकेट टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपको लगता नहीं है कि अब टाइम आ गया है कि हम भी कुछ तवज्जो दें विमेंस क्रिकेट टीम के ऊपर, कुछ वसाइल उधर भी लगाएं? एब्सोल्युटली लगाने चाहिए, चाहे मेंस का परफॉर्मेंस अच्छा हो, चाहे इवन इफ यू बिकम द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, फिर भी हमें विमेंस क्रिकेट को उतनी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। बिकॉज देखिए, विमेंस क्रिकेट को अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे तो आप विमेन को एम्पावरमेंट सिखा रहे हैं, साइकोलॉजिकली आप बहुत उनको ऊंचा दिखा रहे हैं, आप रोल मॉडल्स बना रहे हैं। So it's a bigger picture than just cricket. So I would definitely say कि we have to support women's cricket, we have to push it. और अब देखें, जो मैंने इनको पहले खेलते देखा है और इस वर्ल्ड कप में, they are playing very well, they are playing with the right technique, footwork अच्छा आ रहा है, body movements अच्छे, तो बहुत इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, यासिर हमीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। सोहेब अलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमने लेना है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ईरान के सदर हुसन रूहानी के एक अहम दौरे पर। और ऐसा लग रहा है जिस तरह पाकिस्तान और ईरान के कुछ मायदे साइन होंगे जिसके तहत हमें बिजली मिलेगी। ये कितना मुमकिन हो सकेगा, कितना रियलिटी है, या कि वेदर दिस इज इवन पॉसिबल, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे नजमुद्दीन शेख साहब जो साबिक सफीर रह चुके हैं ईरान में। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान के सदर हसन रूहानी अपने अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ईरानी काबीना के अरकान, ताजिर और दीगर आला हुकाम उनके हमरा आए हैं। ईरान पर आलमी पाबंदियों के बाद ये ईरानी सदर का पाकिस्तान का पहला दौरा है। तवक्को की जा रही है कि दौरे के दौरान गैस पाइपलाइन पर कुछ मुआहदे होंगे और अमल दरामद होगा, फैसला किया जाएगा। ईरान से 1300 मेगावाट बिजली, पेट्रोलियम और प्लास्टिक की दरामद समेत तजारती मौजुआत पर बातचीत भी की जाएगी। और बात करेंगे इस पे हम रॉ एजेंट की जो पाकिस्तान से पकड़ा गया है बलूचिस्तान से, उस पे भी हम बात करेंगे। वजीर दाखिला ने उस एजेंट की शनाख्त की है जिनका नाम है यादव, के नाम से उनको जाना जाता है, जो भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस अफसर हैं। सिक्योरिटी अदारों का कहना है ये एजेंट बलूचिस्तान में तैनात थे। ये बलूचिस्तान में क्या कर रहे थे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब। आप साबिक सफीर हैं ईरान के और आप 1994 से 1997 तक पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये जो रॉ एजेंट की बात आई है और इनको उन्होंने बलूचिस्तान में पकड़ा है, और अब तो चौधरी निसार साहब ने भी कह दिया है कि जी हमें बड़ी तशवीश है इसके ऊपर। पठानकोट जाना था एक टीम ने इसको इन्वेस्टिगेट करने, पठानकोट के अटैक को, और फिर 5 दिन के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब न्यूक्लियर समिट जो अमेरिका में होने जा रहा है उसकी साइडलाइंस पे मिलेंगे। आपको क्या लगता है इस खबर के बाद ये दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल हैं, या कि इट विल बी जगल्ड ओवर? नहीं, मेरी उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें होंगी। आपकी टीम पठानकोट भी जाएगी और न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो है उसमें नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी साहब की
मुलाकात भी होगी। देखिए, ये जो वाक़या हुआ है ये संगीन वाक़या है, इस पे जो हमने एहतजाज किया है ये ज़रूरी था, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात नायाब नहीं हैं, ये ममालिक के दरमियान होते रहते हैं। इंटेलिजेंस सर्विसेज इस किस्म की गेम्स खेलती रहती हैं। ज़्यादातर ये गेम होनी चाहिए इंटेलिजेंस गैदरिंग की, ये कि आप किसी अलहदगी गिरोह को सपोर्ट करें, ये एक बहुत तशवीशनाक मामला है, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि नायाब नहीं है। इसका हल, जैसे हम पहले कह चुके हैं और जैसे मैं दोहरा चुका हूं पहले, इसका हल ये है कि हम बलूचिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि कोई बाहर से आके इस किस्म की मुदाखलत न कर सके। तो जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है उसको हम दूर करें, जो एक कोशिश भी हो रही है, काविश भी हो रही है। हमने देखा है कि वहां पे 18th अमेंडमेंट के तहत उनको पैकेजेस भी मिले हैं, मगर इसे अगर आगे बढ़े नजमुद्दीन शेख साहब, बिकॉज योर एक्सपर्टीज इज रियली ऑन ईरान, आप ईरान रह भी चुके हैं, ईरान के ऊपर इतने साल सैंक्शंस लगे, आज जो उनके सदर यहाँ पे आ रहे हैं, बिजनेसमैन के साथ भी आ रहे हैं, अपनी काबीना के साथ भी आ रहे हैं, एक भारी भरकम जो है डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हम गैस पाइपलाइन की बात कर रहे थे जिसके लिए हमें बायर्स नहीं मिल रहे थे सैंक्शंस की वजह से, अब जो है वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो है वो खत्म हो गए, वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस? I think not only can we move forward, but that will be one of the principal items on the agenda, कि न सिर्फ ये ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बने, लेकिन ये ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो है उसको बढ़ा के हिंदुस्तान तक पहुंचाया जाए। दूसरा कि हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया है उसमें ईरान की शमूलियत कैसे हो सकती है। तीसरी कि सीस्तान बलूचिस्तान में मसाइल हैं ईरानी इंतज़ामिया को, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के में मसाइल हैं और ये इन मसाइल में पासबंदगी एक अहम पहलू है। अगर पाकिस्तान आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, का ताउन किया जाए, जी 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 जी, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर दोनों ममालिक ताउन करें, जिसके मंसूबे हमने उस वक्त भी बनाए थे जबकि मैं ईरान में था, और ये मैं 1992-94 की बात कर रहा हूं, कि जो इलाके सरहद पे हैं उनमें किसी तरह रोजगार पैदा की जाए, बॉर्डर मार्केट्स खोले जाएं जहां पे कुछ रोजगार के मौके पैदा होंगे, कुछ हम ऐसी चीजें करें कि मगर ये पाइपलाइन में है। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पाइपलाइंस में थे जब आप ईरान में सफीर थे, तो तब भी इसकी बात हो रही थी कि हम बॉर्डर एरियाज जो है सीस्तान बलोचिस्तान, जहां पे दहशतगर्दी हमने देखा है कि दोनों तरफ होती है, वहां पे ये कुछ पाइपलाइंस में दोनों ममालिक बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे जो है पसमानदा इलाका, यहाँ पे हम रोजगार फराहम करें। हाँ, नहीं, वो पाइपलाइन के साथ तो कम रिलेटेड है, बॉर्डर मार्केट्स के साथ ज्यादा रिलेटेड है, और ज्यादा इसके साथ रिलेटेड है कि ईरान में जिस कीमत पे गैस और डीजल बिकता है, अगर उसी कीमत पे वो पाकिस्तानी सरहदी इलाकों में भी बेचा जाए तो वहां पे एक रिलीफ होगी और वहां पे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो वो दो अलग चीजें हैं। जो पाइपलाइन है उसमें अभी ईरान को, जहां तक मुझे इल्म है, अपना आखिरी सेगमेंट जो है अपने हमारे बॉर्डर तक वो बनाना है, और हमें तो अपनी पूरी 750 किलोमीटर के करीब की पाइपलाइन बनानी है। लेकिन इस वक्त हम इस किस्म की तरक्की कर सकते हैं कि ईरान से हमने पहले भी कहा था कि हमें एक लोन चाहिएगा पाइपलाइन बनाने के लिए, अब वो लोन भी मिल सकता है, और दूसरी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से उनसे मिल सकता है। और आखिरी चीज इसमें ये है, नहीं सर, बिफोर यू गो टू द आखिरी चीज, अलाउ मी ओवर हियर, आपने कहा कि जी जो चाइना कॉरिडोर है वो भी अब हमने देखा है कि अमल में आ रहा है। आपको क्या लगता है कि चाइना की तरफ से दबाव हो सकता है कि आप ईरान के साथ अपने मामला ठीक करें? देखिए, दबाव की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए मुफीद है। नहीं, इंसेंटिव ये देखिए, अगर चाइना चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इनको एक और रास्ता दे मार्केट्स को पहुंचने के लिए, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए भी, तो फिर चाइना के लिए ये अहम है कि ईरान अपना गैस और अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं
वो पाकिस्तान के जरिए पहुंचाएं और फिर पाइपलाइन यहां से बने अलोंग द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना अपने इंपोर्ट्स जो हैं वो बजरिए रास्ता और फिर मलाक्का स्ट्रेट्स का मसला न हो, और जो लंबी जर्नी है टू शंघाई टू कैंटोन उसकी जरूरत न पड़े, ये सीधा काशगर पहुंच जाए। ठीक सर, ये बताइए कि सिर्फ ट्रेड के ऊपर ही फोकस रहेगा, दहशतगर्दी के ऊपर? क्या आप स्पेसिफिकली आप हमें क्या बता सकते हैं कि ईरान हमारे से क्या चाहेगा और हम ईरान से क्या चाहेंगे? बहुत हमारे पास कम टाइम है, इफ यू कैन आप शॉर्ट हमें तरीके से बता दें कि एग्जैक्टली व्हाट इज इट दैट दे। देखिए मैं आपको बताऊं, दहशतगर्दी में अभी ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए दाइश एक बहुत अहम मसला है। और ये मसला जो है, इस पे हमने एंटी टेररिज्म कोएलिशन ज्वाइन की है सऊदी अरेबिया के साथ। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए और ये होगी कि चूंकि दाइश की ज्यादा प्रेजेंस जो है वो सीरिया में, इराक में है, और ईरान उनके खिलाफ वहां लड़ रहा है, तो सऊदी अरेबिया और ईरान के जो दूसरे इख्तलाफात हैं उनको दूर करते हुए सारी मुस्लिम दुनिया जमा होके और इत्तेहाद करके और दाइश के खिलाफ लड़े। इस वक्त मुझे उम्मीद है कि चूंकि सऊदी अरेबिया ने अभी जंगबंदी चाही है यमन में, तो ये एक इख्तलाफ का जो इलाका था वो दूर हो गया है, और हो सकता है कि पाकिस्तान के एफर्ट्स की वजह से ईरान और सऊदी अरेबिया में जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करते हुए या कम से कम एक तरफ रखते हुए इस पे इत्तेहाद करें कि दोनों ममालिक और सारी मुस्लिम दुनिया दाइश के खिलाफ लड़ेगी। ये अब खास अहमियत रखता है ब्रसल्स के इंसिडेंट के बाद, क्योंकि इस इंसिडेंट के वजह से सब मुसलमान जो हैं यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, वो दे विल बी अंडर थ्रेट और दे विल बी अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। और उसके लिए अगर हम मुसलमानों की बेहतरी चाहते हैं तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इत्तेहाद करके और दाइश के खिलाफ जंग कर लें। मगर नजमुद्दीन शेख साहब ये बताइए कि ओके वेल थैंक यू वेरी मच। नजमुद्दीन शेख साहब ये बताइए कि एट द सेम टाइम हमने ये देखा है कि ईरान जो है उसके साथ हमारी रिलेशनशिप कोई सऊदी अरेबिया और हमारी जिस तरह की रिलेशनशिप रही है उस तरह नहीं रही। इट्स बीन अप एंड डाउन। मुझे ये बताइए कि हमारा ऐसा रोल ईरान के अंदर है या हम आर वी केपेबल कि हम सालसी का रोल अदा कर सके ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान? बिल्कुल हम कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि इस वक्त, इससे पहले ईरान ने हमें यकीन दिलाया है कि अगर हम ये कोशिश करेंगे तो ये हमारी कोशिशों को रेजिस्ट नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि एक बहुत कता कलामी माफ नजमुद्दीन शेख साहब, जो हिना रबानी खर साहिबा हैं साबिक फॉरेन मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि हम वो असर रसूख ईरान के साथ नहीं रखते जिसके तहत हम सालसी का रोल अदा करें ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। देखिए मैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरी नजर में ईरान ने आपको कहा है कि हम आपकी मुदाखलत चाहते हैं और अगर आप हम दोनों को ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये हमारे दबाव की वजह से नहीं, हमारे रिश्ते की वजह से नहीं, लेकिन चूंकि ईरान को ये एहसास है कि सऊदी अरेबिया के साथ उनका रिश्ता बिगड़ना न उनके मफाद में है न इस्लामी दुनिया के मफाद में है, तो वो इस वजह से चाहते हैं। अब ये भी हो सकता है कि हमारा असर नहीं है, लेकिन ये ईरान अपना मफाद पहचानता है और मुझे लगता है कि इस वक्त सऊदी अरेबिया भी पहचानेगा। नजमुद्दीन शेख साहब अगेन मुख्तसर सा बता दीजिएगा, इस विजिट के बाद एज एन एनालिस्ट, एज एन एक्सपर्ट, आप क्या समझेंगे कि व्हाट विल मेक दिस विजिट सक्सेसफुल? वो क्या 2 से 3 चीजें होनी चाहिए जिसके बाद आप कहेंगे कि ये वाकई में ये विजिट एक सक्सेसफुल, एक कामयाब विजिट था? फर्स्ट, that the Iran-Pakistan pipeline and its reconstruction is finalized. The prices are finalized. अभी तक उस कीमतों पे मुझे लगता है कि हमारी पूरी एग्रीमेंट नहीं हुई है। 30% of the price petroleum equivalent has been talked about, but with the price of petroleum fluctuating, कीमत फिक्स होनी चाहिए। कीमत तय होती है। ठीक। सेकंड सर, कीमत तय होनी चाहिए जी। सेकंड के उनका जो एक फॉक है जो कि उनको बनाना है ईरान में, वो बनाएं और हम कंस्ट्रक्शन शुरू करें जी। दूसरा कि उन्होंने 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बेचने का कहा है,
वो हम लेने की कोशिश करें। अभी रूहानी साहब ने कहा है कि चाबहार और ग्वादर में आप कोऑपरेशन डेवलप करने की कोशिश करें जी। ये भी मेरी नजर में ये हमारे लिए सूदबंद होगा। और अगर ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को आप इंडिया तक बढ़ाएंगे तो सारे खित्ते के लिए ये एक खास अहमियत रखेगा और एक खास इफेक्ट होगा जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सफीर। अब हमने लेना एक वक्फे के बाद जिस तरह के नजमुद्दीन शेख साहब ने दाइश की बात की, तो हम आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट लेके आए हैं बराह रास्त ब्रसल्स हमलों के ऊपर, बराह रास्त ब्रसल्स से, बेल्जियम से। इस पे नजर रखने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। ब्रसल्स हमलों के बाद यूरोप में तहलका मच गया। दौलत इस्लामिया यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। यूरोपोल के डायरेक्टर ने बीबीसी को बताया है कि यूरोप में जहादी नेटवर्क हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा वसी है। उन्होंने कहा कि यूरोप से 5000 अफराद बुनियाद परस्ती की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए शाम और इराक गए। इनमें से सारे नहीं तो कुछ वापस यूरोप में जरूर आए हैं। बेल्जियम की पुलिस ने 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रसल्स हमलों का ताल्लुक फ्रांस में गुज़िश्ता नवंबर के हमलों से बताया जा रहा है। इन हमलों में 130 लोग मारे गए थे। आइए इस मामले में एक रिपोर्ट देखते हैं। ब्रसल्स में यके बाद दीगरे 7 धमाकों में 37 अफराद हलाक और 250 के करीब जख्मी हुए। बेल्जियम के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमले खुदकुश थे। ये धमाके ब्रसल्स एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन में और सदारती महल के करीब हुए। बेल्जियम के हुकाम ने तस्लीम किया है कि ब्रसल्स में हमलों में मुलव्विस एक हमला आवर को गिरफ्तार ना करने पर इनसे गलती हुई है। तुर्की का कहना है कि गुज़िश्ता साल जून में शाम की सरहद के करीब से इब्राहिम अल बकरावी को हिरासत में लिया था और बेल्जियम के हुकाम को इस शख्स के बारे में खबरदार किया था। इससे पहले एयरपोर्ट पर हमले करने वाले 2 खुदकुश हमले आवर भाइयों का नाम खालिद और इब्राहिम अल बकरावी बताया गया था। बेल्जियम के वज़ीर दाखिला ने इस नाकामी के बाद अपना इस्तीफा दिया है, ताहम वज़ीर आज़म ने इनका इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया है। याद रहे कि ब्रसल्स एयरपोर्ट के अमरीकी काउंटर पर सुबह सवेरे 2 जोरदार धमाके हुए जिसके नतीजे में 17 अफराद हलाक हुए। एयरपोर्ट धमाकों के 1 घंटे के बाद मेट्रो स्टेशन पर एक के बाद एक 4 धमाके हुए जिसमें 20 अफराद जान बहक हुए। ब्रसल्स में होने वाले धमाके ऐसे वक्त हुए हैं जब चंद रोज कबल पेरिस हमलों के एक मुबैना मुलजिम साले अब्दुल सलाम को एक कार्रवाई के दौरान ब्रसल्स में गिरफ्तार किया गया। इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दौलत इस्लामिया ने कहा कि हमले साले अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी का रद्द अमल है। बेल्जियम नजाद साले अब्दुल सलाम फ्रांस के शहरी हैं। ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन और नेटो का हेडक्वार्टर होने की वजह से अमेरिका और यूरोप के लिए बहुत अहमियत रखता है। इन हमलों के बाद ख्याल किया जा रहा है कि बेल्जियम और यूरोप में मुकीम मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफा होगा। बेल्जियम में तकरीबन 6.5 लाख मुसलमान आबाद हैं जो इस मुल्क की आबादी का 6% हैं और लगभग 15,000 पाकिस्तानी मुकीम हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं खालिद हमीद फारूकी साहब, ब्रसल्स में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं। आप हमें बराह रास्त ब्रसल्स से ज्वाइन कर रहे हैं और जियो न्यूज़ से आप वाबस्ता हैं। फारूकी साहब, आप इस मामले को जिस दिन से धमाके हुए हैं तब से आप देख रहे हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? जी, इन्वेस्टिगेशन अब तक जो इस वक्त आज की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है कि जो इब्राहिम बकरावी हैं और नजीम लाशरोई हैं, नजीम लाशरोई और ये दोनों हजरात जो है वो डिपोर्ट किए गए थे तुर्की से और एक को जो है वो एम्स्टर्डम डिपोर्ट किया गया था। वो एम्स्टर्डम से फिर ब्रसल आया और दूसरा ब्रसल बराह रास्त डिपोर्ट किया गया था 2015 के सितंबर में। और नवंबर में आपको पता है कि पेरिस अटैक में ये तमाम लोग शरीक रहे। अब ये इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का फोकस ये है कि ये लोग कैसे आए और क्यों जो है वो इंटेलिजेंस सर्विसेज ने इस पर तवज्जो नहीं दी। इसी के साथ इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन जो हो रही है जेल में अब्दुल सलाम से, साले अब्दुल सलाम से और दीगर जो गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं पेरिस अटैक के सिलसिले में और ब्रसल्स में एक्टिविटी के सिलसिले में, उनसे जो इंटेरोगेशन हो रही है उसके नतीजे में पुलिस को जो क्लूज मिल रहे हैं वो मुख्तलिफ जगह पे पुलिस जो है वो छापे मार रही है और गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं। तमाम गिरफ्तारियां अनाउंस नहीं की जा रही। उसकी वजह जो है बहुत सारे कानूनी उसमें मामलात हैं, लेकिन पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिवली
उन इलाकों में जो प्रीडोमिनेटली मुसलमानों के इलाके हैं, जहां इन्हें छुपाया गया है 4 महीने तक, अब्दुल सलाम को खासतौर पे वहां छापे मार रही है। वहाँ पे 4.5 लाख जो मुसलमान हैं बेल्जियम में बसते हैं, तो इसका कोई रिएक्शन नजर आया आपको, या आप समझते हैं कि मुसलमान कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के कॉपरेशन की है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, मुसलमान कम्युनिटी ने कॉपरेशन तो उस तरह से नहीं की जिस तरह की जानी चाहिए थी, और आपको पता है कि 4 महीने तक जो है वो छुपाए रखा उसी मुसलमान इलाकों में, और बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके पीछे हैं जिन्होंने उसे छुपाए रखा। पूरा फैमिली का नेटवर्क है, दोस्तों का नेटवर्क है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि बैक क्लैश, ये बिल्कुल गलत तासुर पाया जाता है मुस्लिम दुनिया में। ये एक जमहूरी और सॉलिड मुल्क है, यहाँ जमहूरी ट्रेडिशन है, ये बहुत सिविलाइज लोग हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता कि अगर कोई किसी कम्युनिटी का एक फर्द जो है वो कोई हीनियस क्राइम कमिट करे तो उसकी बस्ती जला जाए। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ गोजरा जला दिया जाता है, जहाँ अहमदियों को मार दिया जाता है। यहाँ पर मैं जिस इलाके में खुद रहता हूँ, यहाँ पर मैं अकेला मुसलमान हूँ, मेरे चारों तरफ जो है वो यहाँ के मकामी लोग हैं, लेकिन मुझे किसी किस्म का, ना मेरे बच्चों को, ना मुझे कोई खौफ है। इसी तरह जो शहर के यहाँ पर ब्रसल शहर में 25% आबादी मुसलमानों की है, उनमें कोई खौफ और खतर नहीं है बिल्कुल। मगर आपको लगता है आगे जाके शायद हो इसका रद्द अमल, आगे जाके नजर आए और इसका रद्द अमल वीजा पॉलिसी पे हो कि मुसलमानों को इतने वीजे ना मिले? ये तो पॉलिसी पे डेफिनेटली होगा कि जो पॉलिसियां बाद में बनेंगी वो ज्यादा सख्त होंगी, ज्यादा स्क्रूटनाइज लोगों को करेंगे, लोगों का आना मुश्किल होगा, सफरी मुश्किलात होंगी। लेकिन ये यूरोप से बाहर के लोगों के लिए होगा। यूरोप में रहने वाले मुसलमानों को किसी किस्म का कोई इस पर असर नहीं होगा। यूरोप में रहने वाले मुसलमान उसी अमन और चैन की जिंदगी गुजारेंगे। मगर आपको लगता है कि इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो शायद सख्त की जाए? इमिग्रेशन पॉलिसी तो डेफिनेटली उसमें तो तब्दीलियां आएंगी, और वो तब्दीलियां इन धमाकों से कबल भी आ रही हैं। उसकी वजह ये सैचुरेट होता जा रहा है जिस तरीके से यहाँ अपॉर्चुनिटीज, आबादी का मसला है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है नहीं है इतनी, और यूरोप जो है वो खासे क्राइसिस का शिकार है। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है इमिग्रेंट की तरफ पॉलिसियां बन रही हैं। उसका ताल्लुक एक सियासत से भी है। राइट विंग की अपनी यहाँ पॉलिटिक्स है, लेफ्ट विंग की और लिबरल जमातों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में रहने में और पावर में रहने के लिए कुछ इकदाम तो बहरहाल करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब हमें ब्रसल से ज्वाइन करने का, और आपने हमें बताया कि कैसे यूरोप में जो मुसलमान हैं इस वक्त उनको कोई खतरा नहीं है ब्रसल्स धमाकों के बाद। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, क्या इन धमाकों के बाद नई कानून साजी होगी, क्या वीजा लेने मुश्किल हो जाएंगे, क्या इमिग्रेशन पॉलिसी और सख्त हो जाएगी। हम बात करेंगे सजाद करीम साहब से, वो बरतानवी सियासतदान हैं और पहले पाकिस्तानी और दूसरे मुसलमान यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं। पिछले 13 बरस से यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन हैं, और जब ब्रसल्स में हमले हुए तो आप वहां मौजूद थे। मेट्रो स्टेशन पर होने वाले धमाकों के मुकाम से आपका अपार्टमेंट चंद 100 मीटर के फासले पर है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले हमें बड़ा अफसोस है कि वहां पे क्या हुआ, मगर ये बताइए कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर क्या इन धमाकों के बाद कोई कानून साजी होगी? 15,000 पाकिस्तानी वहां पे बसते हैं, 6.5 लाख मुसलमान हैं, इनके ऊपर कोई कानून साजी होगी? आपने क्या सोचा है, क्या रद्द अमल होगा यूरोपियन पार्लियामेंट का? असल में ये जो अटैक है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रसल्स और बेल्जियम पर नहीं है। दिस इज अ वेरी क्लियर सिग्नल फ्रॉम आईसिस कि they are in a position to carry out an attack on Europe at a time of their choosing and in a manner of their choosing. इसलिए रिएक्शन जो है वो पूरे यूरोप की तरफ से आ रही है, and we are examining whether we are collating the relevant surveillance and intelligence that we need, और उसके collection के बाद are we properly sharing it amongst our member states. जो दूसरी पॉइंट आपने रेज की है, particularly in relation to Muslim community or Pakistani community, पॉलिसी मेकर के लेवल पर यह बात नहीं हो रही है। The only issue of concern to us, as far as identification is concerned, is that these attacks were carried out by European citizens and European residents. तो वहां पे एक तासुर होता है, जिस तरह फ्रांस के अंदर हमने देखा कि इश्तियाल पैदा हुआ मुसलमानों के खिलाफ। आपको लगता है कि ब्रसल्स में हालात इससे बहुत मुख्तलिफ हैं, बेल्जियम में हालात बहुत मुख्तलिफ हैं फ्रांस से? जी नहीं, पूरे यूरोप में we have very diverse societies.
Paris is a very cosmopolitan city. ऐसे ही Brussels भी है. We have great tolerance and great acceptance of other cultures and indeed of Islam as well. ऐसी बात नहीं है जो projection की जा रही है outside of Europe. तो इमिग्रेशन पॉलिसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? I do not believe that the ultimate aim of these terrorists to cause division amongst us, we will not allow that to succeed. हमारे हर पार्लियामेंट में throughout Europe यही बात हुई है, including in the United Kingdom where I am presently now. Our Home Secretary stated very clearly, all of those who seek to divide us, we will face them, whether it is the Islamic State terrorists or whether it is people within Europe. और आपको नहीं लगता कि इससे रेशियल प्रोफाइलिंग ज्यादा हो जाएगी, जो खदशा मुसलमान मुमालिक में खासतौर पे पाकिस्तान में जिसका जिक्र किया जाता है? Racial profiling is counterproductive. इस मामले के लिए we need to thoroughly examine कि हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उनमें, एंड alongside with that, once we have that intelligence, how do we share it amongst our member states? Racial profiling will be nothing other than counterproductive, and neither is there any such discussion taking place in Europe. सजाद करीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ब्रसल्स से बराह रास्त ज्वाइन करने का। और इस वक्त हमारे साथ हैं अली रजा साहब, ब्रसल्स में मुकीम कश्मीरी लीडर हैं, कश्मीर काउंसिल के आप वहां पे चेयरमैन हैं और यूरोपियन यूनियन के अंदर आप लॉबी करते हैं। और आप समझते हैं कि ब्रसल्स अटैक के बाद यूरोप अब वो यूरोप नहीं रहेगा जो पहले मुसलमानों के लिए होता था। इसकी क्या वजह है? अभी तक जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे जो आम पब्लिक है, उससे ये जाहिर तो नहीं होता, लेकिन एक खौफ पाया जाता है कि हो सकता है कि सिर्फ क्योंकि जो राइट विंग पार्टीज हैं उनकी तरफ से बाज ऐसे एक्सट्रीम लोग जो यहाँ भी हैं, वो इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि ये मुसलमान इस तरह के काम करते हैं। जी, तो ये थे अली रजा साहब, बराह रास्त ब्रसल से हमें ज्वाइन कर रहे थे। हमने देखा कि इन धमाकों के बाद उन्होंने बताया कि यूरोप अब वो यूरोप नहीं रहेगा जो पहले था। जाहिर है वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी सहमी हुई है, मगर जब हमने उनके लॉ मेकर्स से बात की, सजाद करीम साहब से यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो उन्होंने बताया कि कैसे कि वहां के लॉ मेकर्स अपने अंदर की कोताहियों की जांच पड़ताल कर रहे हैं बजाय कि वो फिंगर पॉइंटिंग करें। काश के हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।